अब हम पढ़ेंगे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एप्ला सिंड्रोम। सिंपली इसको हम कहते हैं एप्ला सिंड्रोम, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बेसिकली है क्या? इट इज़ अ थ्रोम्बोलिटिक थ्रोम्बोफिलिक कंडीशन। फिलिक मीन लव, थ्रोम्बो मीन फॉर थ्रोम्बस, थ्रोम्बस लविंग कंडीशन हैविंग इंक्रीज रिस्क फॉर आर्टीरियल थ्रोम्बस एंड हैविंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। ये जो कंडीशन है इसमें जो आर्टरीज है इसमें के अंदर जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। थ्रोम्बोफिलिक कंडीशन इसको हम कहते हैं। इसमें आर्टीरियल थ्रोम्बस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। हम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम इसको क्यों कहते हैं? हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो मेनली बना होता है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से। और ये जो फॉस्फोलिपिड है मेनली इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। इसलिए इस सिंड्रोम को हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। इसमें हमारे पास 3 किस्म के एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ACL, LAC एंड एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़, ये कार्डियोलिपिन एक फॉस्फोलिपिड है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बन जाती है, LAC हम कहते हैं। एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, सबसे कॉमन ये है एंटी ग्लाइकोप्रोटीन बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मीन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का जो कम्बिनेशन होता है इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये बीटा ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स प्लेटलेट्स फ्रॉम एग्रीगेटिंग। सो इसमें क्या हो जाता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। अगर बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है तो ये जो इसका जो प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रिवेंशन का जो काम था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे। जो प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे तो इससे क्या होगा? थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, थ्रोम्बस फॉर्म होगा। अगर ये थ्रोम्बस प्लेसेंटल आर्टरीज, जिससे प्लेसेंटा बनी होती है, जो यूट्राइन आर्टरीज, अगर इधर ये थ्रोम्बस बन जाता है तो ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट काज है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इफ देयर इज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर। हम इसको डायग्नोज किस तरह करते हैं? वी हैव क्राइटेरिया कॉल्ड सेपेरो क्राइटेरिया। सेपेरो क्राइटेरिया में हम 2 किस्म की चीज़ें देखते हैं, एक क्लिनिकल और एक लेबॉर्ट्री। क्लिनिकल में हम क्या देखते हैं? एबॉर्शन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड प्री एक्लिम्सिया। हर एक को एक नंबर मिला होता है। एबॉर्शन एक, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ एक, प्री एक्लिम्सिया एक। एबॉर्शन में फिर हमारे पास 2 मेन पॉइंट्स है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन है वो है ग्रेटर या इक्वल टू 1। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक या एक से ज़्यादा एबॉर्शन हुआ है तो हम इसको 1 नंबर लेंगे। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हुआ है तो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन होता है वो मेनली क्रोमोसोमल एन्यूफ्लॉइडी की वजह से होता है, क्रोमोसोमल जो डिज़ॉर्डर है उसकी वजह से होता है, तो इसके लिए हम इधर ज़्यादा लेंगे। क्योंकि ये जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है इसके एबॉर्शन के चांसेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कम है, तो हम 3 या 3 से ज़्यादा लेंगे। अगर 3 या 3 से ज़्यादा एबॉर्शन हुए हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम इसको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के काज में एज 1 लेंगे, 1 स्कोर लेंगे। अगर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, ये बहुत अर्ली आता है, अर्ली इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या अर्ली प्री एक्लिम्सिया, ये एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की। अगर ये चीज़ें प्रेजेंट है हर एक के लिए, इसके लिए 1 नंबर, इन दोनों में से एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा, इसके लिए भी 1 नंबर, इसके लिए भी 1 नंबर। फिर हम लेबॉर्ट्री में एग्जामिन कुछ टेस्ट करवाते हैं। ACL एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी चेक करते हैं, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडी चेक करते हैं, एंटा बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज चेक करते हैं। तो अगर 1+1 एक लैब में और एक क्लिनिकल में ये आता है 1+1 = 2। अगर लैब में से एक आता है और एक क्लिनिकल हिस्ट्री में एक आता है तो ये 2 बन जाता है, और ये इससे हम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम डायग्नोस करते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए हमें 2 स्कोर चाहिए, एक लैब से और एक क्लिनिकल से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर, इधर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेस देन 10 वीक्स काउंट करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 10 वीक्स एबॉर्शन हुए तो हम सेकंड ट्राइमेस्टर में काउंट करेंगे। ये इधर इम्पोर्टेंट है।
फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के। हम इसको अगर प्रेगनेंसी हमने प्रिवेंट करनी है तो किस तरह करेंगे कि ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से ये प्रेगनेंसी पे असरात ना हो। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, मेनली जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये थ्रोम्बोफिलिक कंडीशन है, तो दो चीज़ें हम देंगे। एक तो ये एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन जो एंटीबॉडीज़ है ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करती हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन से बचने के लिए हम क्या देंगे, एस्पिरिन। और ये जो थ्रोम्बोफिलिक कंडीशन है इसके लिए हम देंगे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। अब ये किस तरह देंगे, ये देंगे एस्पिरिन देंगे 75 मिलीग्राम वंस अ डे, इसके हिसाब से देंगे। और हेपरिन देंगे, हेपरिन का हमारे पास एक किस्म है अनफ्रैक्शनराइज हेपरिन, इसके हम देंगे 5000 यूनिट टू 15,000 यूनिट या 10,000 यूनिट BD 2 टाइम अ डे, ये हम देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर अगर ऑलरेडी प्रिपरेशन वारफरीन पे है तो फिर हम वारफरीन हेपरिन को स्टार्ट करेंगे। हेपरिन के बाद ये हेपरिन है, इसके बाद वारफरीन को स्टार्ट करेंगे। ये वारफरीन है पोस्टपार्टम। जब वारफरीन यूजुअली 5 डेज़ लेती है स्टार्ट करने के लिए, ये हम करेंगे डिलीवरी के बाद। तो ये यूजुअली 5 डेज़ लेती है अपने एक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो हम हेपरिन स्टार्ट करेंगे साथ में वारफरीन। जब ये 5 दिन गुजर जाएंगे तो फिर 1 वीक के बाद हम हेपरिन को स्टॉप करेंगे और वारफरीन को कंटिन्यूस करेंगे अगर ऑलरेडी वो वारफरीन पे है, ऑलरेडी वारफरीनाइज्ड है। ये है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का ट्रीटमेंट। मेनली इसमें दो चीज़ें हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन से बचने के लिए एस्पिरिन देंगे, क्योंकि एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन की जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन के खिलाफ बनती है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करती है। और जो थ्रोम्बोफिलिक कंडीशन है इससे बचने के लिए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देंगे 5 to 10 के यूनिट 2 टाइम्स अ डे।